जो आपका बजट होता है वो वास्तव में बजट आपका कुल प्राप्तियां और एक तरफ होता है कुल व्यय। जब इकोनॉमी में हम लोग टोटल आपका रिसिप्ट्स, चाहे वो आपके पास राजस्व आगम हो, चाहे वो पूंजी आगम हो, वो को टोटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत आ जाएगा। एंड कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर, ये बजट का पार्ट माना जाता है। तो बजट के पार्ट के अंतर्गत जो हम टोटल रिसिप्ट्स यानी टोटल कुल प्राप्तियां कितनी है इकोनॉमी में, और कुल व्यय, अगर कुल प्राप्तियों का मान कुल व्यय के मान के बराबर हो जाता तो हम कहते हैं संतुलित बजट है। यदि कुल प्राप्तियों का मान ज्यादा होता, कुल व्यय का मान कम होता है, तो हम कहते हैं सरप्लस बजट है। अगर कुल प्राप्तियों का मान कम हो जाए तथा कुल व्यय का मान ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, घाटे का बजट है। कुल प्राप्तियों के अंतर्गत कल हमने जब अध्ययन किया तो अध्ययन करने में हमारे पास एक आया कुल प्राप्तियों में, एक आपके पास होता है, एक पार्ट आपका था राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां था, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जिसको हम लोग कहते थे, आर के नाम से जानते थे, राजस्व प्राप्तियां। और दूसरा आपके पास था पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, ये हमने कल देखा कि राजस्व प्राप्तियां एंड आपके पास आर एंड आर कैपिटल रिसिप्ट, दो पार्ट आते थे। ठीक है, तो हमने कल देखा कि राजस्व प्राप्तियां के पार्ट आपके पास दो हो जाते हैं। आपका एक पार्ट हो जाता है कर राजस्व और दूसरा आपका हो जाता है गैर कर राजस्व। ठीक, कर राजस्व के अंतर्गत जो आपका टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी में होता है, जैसे आय कर, जैसे निगम कर, जैसे उत्पादन कर, जैसे उपहार कर, जैसे संपत्ति कर, जैसे विक्रय कर, ये कर राजस्व के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों प्रकार के टैक्सों को शामिल कर लिया जाता है। तो ये जो टैक्स से रेवेन्यू आती है उसे हम लोग कर राजस्व के अंतर्गत समाहित करते हैं। दूसरा आपके पास गैर कर राजस्व आता है, और गैर कर राजस्व के अंतर्गत हम लोग जो रखते हैं उसमें हम आपने देखा फीस, जुर्माना, आपका जब्त, कोई भी नीलामी होती है, जब्त पूंजी, आपके पास ब्याज आदि चीजों को हमने गैर कर राजस्व के अंतर्गत दर्शाते हैं। तो इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, कर राजस्व एंड गैर कर राजस्व, ये हमने देखा। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत हमने जब कल स्टडी किया तो स्टडी करने में हमने ये पाया कि पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत वे मौद्रिक प्राप्तियां होती है जिनका सरकार के देयता उत्पन्न करती है, दायित्व उत्पन्न करता है कि जिन प्राप्तियों को आप ले रहे हैं उनको बाद में देना पड़ेगा। लेकिन राजस्व प्राप्तियों में हमने कल आपको बताया कि इसमें देयता उत्पन्न नहीं होती है और गवर्नमेंट को पुनः इनको लौटाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत हमने आपको बताया था बाह्य ऋण आते हैं इसमें। ठीक है, आपको इसके अंतर्गत जो आपका आता है सरकार द्वारा दिए गए ऋण, अग्रिम की वसूली, अग्रिम की वसूली, और आपके पास इकोनॉमिक्स में भविष्य निधि, इन जैसे मदों को इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो हमने कल बात किया, फिर जब हम कल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, कुल व्यय की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि हमारे पास एक राजस्व व्यय होता है, राजस्व व्यय, और दूसरा हम देखते हैं कि आपका पूंजीगत व्यय होता है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, तो पूंजीगत व्यय दो पार्ट आपके होते हैं। ठीक है, राजस्व व्यय, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता जो इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए किया गया व्यय होता है। इकोनॉमी को ऑपरेट करने का तात्पर्य होता कि इकोनॉमी को चलाने के लिए जितना खर्च करना पड़ता है उसको इसके अंतर्गत समाहित किया जाता है। और इसमें मैंने आपको कल बताया कि इसके अंतर्गत
हमने पेंशन, ब्याज का भुगतान, आर्थिक सेवाएं, वेतन आदि को रखा जाता है राजस्व व्यय के अंतर्गत। वहीं पूंजीगत व्यय के अंतर्गत जो आपका रखा जाता है, इसके अंतर्गत भूमि और भवनों पर व्यय जो गवर्नमेंट करती है, भूमि एवं भवन पर व्यय, आपका मशीनों तथा उपकरण पर किया गया व्यय, इसके अंतर्गत शेयरों पर क्रय और केंद्रीय सरकार पर व्यय। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा इसमें ये बढ़ाते हैं कि राजस्व व्यय भी दो प्रकार का होता है। इसको जो इसके व्यय की मतें होती है, इनको थोड़ा सा और डीपली हम करते हैं। तो आपका होता है एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर आयोजनगत व्यय, ठीक है, और आपका दूसरा इसमें होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर आयोजनगत व्यय। दो प्रकार के व्यय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। उसी प्रकार पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दो प्रकार के व्यय शामिल किए जाते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड कैपिटल, वही जैसे जिसमें प्लान्ड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के अंतर्गत, इसी प्रकार प्लान्ड एक्सपेंडिचर इसमें हम लेते हैं कैपिटल मद के अंतर्गत, और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये लेते हैं आपका पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा एक बार डीपली देख लेते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता जाता है। ठीक है, तो केवल हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, दोनों के अंतर्गत उसका अध्ययन करना चाहेंगे। तो आपका देखिए आयोजनगत व्यय और गैर आयोजन गत व्यय, ठीक है, आपके पास कुल व्यय पक्ष में दो प्रकार का व्यय आता है, आपके पास राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और दूसरा आपका पूंजीगत व्यय, दो प्रकार का व्यय इसमें शामिल किया जाता है। राजस्व व्यय के अंतर्गत आपके पास आपका जो व्यय आता है वो आता है रेवेन्यू प्लान्ड एक्सपेंडिचर, पहले आता है रेवेन्यू प्लान्ड एक्सपेंडिचर आता है, आगे कहते हैं आयोजनगत राजस्व व्यय, आयोजनगत राजस्व व्यय, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा आता है नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो पार्ट इसके बन जाते हैं। इसी प्रकार कैपिटल आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपका पहला हो जाता है प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आपका दूसरा हो जाता है नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये पार्ट पॉइंट आप नोट रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत मदें कौन कौन सी आती हैं, तो आप याद रखिएगा रेवेन्यू प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत दो मदें आती हैं आपके पास। पहली आपकी मद आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटर्नल प्लान, बाह्य आयोजन। ठीक है, आपके पास हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटर्नल प्लान, और दूसरा इसका पार्ट हो जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लान्स ऑफ द स्टेट, प्लान्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू आपका जो बाह्य प्लान है, ठीक है, आप जो बाह्य प्लान है उस पर क्या करती है आपका, देखिए दो सरकारें होती है, केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार क्या करती है एक्सटर्नल प्लान पर यानी बाह्य प्लान पर अपनी नीतियां बनाती है और उसके आधार पर वो क्या करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करती है। ठीक है, तो बाह्य नीतियां जो होती हैं वो अन्य नीतियों के हम नाम से भी जान सकते हैं। अन्य नीतियां ये होती है कि जैसे अधिकतर जो मदें होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी होती हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी अन्य जो होती है बाह्य जो
आपका आयोजनगत व्यय होता है उसको निर्धारण करता है। और साथ ही साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लान्स ऑफ द स्टेट, स्टेट जो आपका होता है, जो राज्य होता है, वो कोई ना कोई प्लान बनाए रहता है और उस प्लान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनको क्या हेल्प करती है। तो ये आपके पास जो स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं उस पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम करा जाता है। ठीक है, तो ये दो मदे आपकी होती है आयोजनगत राजस्व व्यय के अंतर्गत, और आपके पास यहां पर आपका नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आपके पास आती हैं, आपके पास मदे आती हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार ने लोन लिया है, ठीक है, जो सरकार ने चाहे देश के अंदर लोन लिया हो चाहे देश के बाहर लोन लिया हो, उन एसेट्स पर कितना ब्याज देना है वो पहली मत आती है कि हमको ब्याज का भुगतान करना है। ठीक है, ये आपका नॉन प्लान्ड मत है। दूसरा, ऑल सब्सिडीज, आप एलपीजी सब्सिडी लेते हो, आप क्या करते हो अदर सब्सिडी लेते हो, यूरिया पे सब्सिडी लेते हो, तो ऑल सब्सिडी जितनी भारत में सब्सिडी चलती हैं उसको भी सरकार नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आपके पास व्यय करती है। ठीक है, आपका देखोगे डिफेंस पर, सेना पर, आपके सुरक्षा पर, डिफेंस पर किया गया व्यय आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत माना जाएगा। फिर जो आपका जो व्यय होता है वो ग्रांट्स पर, आपने देखा होगा जो ग्रांट्स अलॉट की जाती है वो ग्रांट्स भी आपका नॉन प्लान का पार्ट बन जाता है। उसके बाद आपने एक वर्ड आपका बड़ा पॉपुलर है, ऋण माफी। ठीक है, आप लोग बार बार बोलते हो ऋण माफी, तो ऋण माफी का मैंने आपको बताया कि अगर ऋण माफी की जाती है तो उसको केंद्र सरकार को या जिस सरकार ने माफ किया उसको देना पड़ेगा और वो नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, एग्जाम में यहां पर पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो बजट होता है उसमें नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों का मान सबसे ज्यादा होता है। प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका मान कम होता है। ठीक है, जबकि देखने में यह लगता है कि आयोजनगत व्यय का मान ज्यादा होगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी मद को स्टार्ट करते हैं और 3 साल तक लगातार उसमें समान व्यय होता है, तो पहला 3 साल तक हम लोगों ने प्लान किया। मान लीजिए मैं कोई एक प्लान ये करता हूं कि 3 साल तक क्या करते हैं, हम लोगों ने एक टारगेट बनाया कि एक कोई एजेंसी खोले, इस एजेंसी को ऑपरेट करने के लिए मुझे 3 लाख रुपए पर ईयर चाहिए। ठीक है, तो 3 लाख रुपए पर ईयर 3 साल तक तो आयोजनगत राजस्व व्यय का पार्ट माना जाएगा। लेकिन जैसे ही इस एजेंसी का 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के पार्ट मान लेंगे। ठीक है, कोई भी आइटम जब स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने पर 3 साल तक उसको हम लोग नए एक्सपेंडिचर को 3 साल तक प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग। ठीक है, अगर आप कोई नई चीज खोलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया कोई प्रोग्राम चालू करती है, तो 3 साल तक आपका नॉन प्लान्ड रहता, वो प्लान्ड रहता है, और 3 साल के बाद ऑटोमेटिक वो नॉन प्लान्ड का पार्ट बन जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने राजस्व व्यय के अंतर्गत दो बातें बताई, आयोजनगत व्यय के अंतर्गत रेवेन्यू ऑफ एक्सटर्नल प्लान्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लान्स ऑन स्टेट, और आपका नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के विषय में मैंने इंटरेस्ट पेमेंट, ऑल सब्सिडीज, डिफेंस, ग्रांट एंड ऋण माफी के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारे पास आ जाता है अगला, आपका आता है प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। पहला आपका पार्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रल प्लान, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रल प्लान, सेंट्रल जो भी प्लान बनाती है उस पर खर्च किया जाता है। और दूसरा आपके पास होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट प्लान्स, जो आपका स्टेट होता है वो जो
पूंजीगत कोई ना कोई आयोजन करेगा भाई, उसको भी ब्रिज बनाना है, वो कहता है कुछ ना कुछ आपका पूंजीगत निर्माण करेगा। तो जो स्टेट प्लान होता है उसके लिए पूंजीगत व्यय के लिए इसके अंतर्गत प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत दिया जाता है। अब हमारे पास पूंजीगत के अंतर्गत नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत पहला होता कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। डिफेंस में कुछ चीजें होती हैं जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है, मशीनों की खरीद होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का डिफेंस आपने देखा होगा कि जो हमारे पास डिफेंस की चीजें बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती है, तो उस पर किया गया व्यय आपका नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरा, डिफेंस के अंतर्गत हम लोग कुछ लोन ले लेते हैं, ठीक है। डिफेंस के अलावा हमने देखा क्या किया कि गवर्नमेंट जो लोन ले लेती है और वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लोन ले लेती है, हम विश्व से लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास चुकाते हैं वो लोन भी इसके अंतर्गत आता है, चाहे वो इंटरनल लोन हो चाहे एक्सटर्नल लोन हो, ठीक है। तो इंटरनल या एक्सटर्नल लोन होता है उसको इसके अंतर्गत हम चुकाते हैं। तीसरा आपका अगला पॉइंट इसमें बन जाता है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गवर्नमेंट फंक्शन। वेरियस गवर्नमेंट फंक्शन के अंतर्गत जो सरकार गवर्नमेंट फंक्शन करती है, सरकार खर्च करती है, उसको इसके अंतर्गत पार्ट में हम लोग रखते हैं। तो इस प्रकार जो आपका ये इंपॉर्टेंट मद हो जाती है कि जो आपका प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड होता है, ये एक्सपेंडिचर की मदे आपको अभी तक तो मैंने कल तक आपको बताया कि राजस्व व्यय सिंपल मैंने बताया और पूंजीगत व्यय मैंने सिंपल बताया। राजस्व व्यय मैंने कल आपको बताया कि सरकार इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए जो क्या व्यय करती है उसे राजस्व व्यय कहते हैं। लेकिन हम लोग आज डिस्कस कर रहा है कि राजस्व व्यय भी दो प्रकार का होता है और पूंजीगत व्यय भी दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्लान्ड, एक दूसरा होता है नॉन प्लान्ड। और पूंजीगत व्यय भी आपका प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड के रूप में जाना जाता है। और आपको मैं फिर से बार बार बता दूं कि प्लान्ड के वैल्यू से ज्यादा नॉन प्लान्ड की वैल्यू होती है। नॉन प्लान्ड जो आपका बजट एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे आपका रेवेन्यू अकाउंट हो, इसका मान ज्यादा होता है। और एग्जाम में बार बार यही प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों प्रश्नों कहूं तो 4 स्टार या रेटिंग के नाम पे आपका जाएगा। 4 स्टार रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपका नॉन प्लान्ड एक्सपेंड पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि भारत के बजट में निम्न व्यय में से सबसे महत्वपूर्ण या ज्यादा व्यय कौन सा है, प्लान्ड या नॉन प्लान्ड, ठीक है। और अदर ऑप्शन जोड़ दिए जाएंगे तो आप बोलिएगा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं जबकि प्लान्ड एक्सपेंडिचर की वैल्यू कम होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में बजट घाटे की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में अपने आप पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। पहला आपका आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्व घाटा किसे कहते हैं। राजस्व घाटा किसे कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए जब इकोनॉमी में राजस्व प्राप्तियों का मान ज्यादा हो और राजस्व व्यय का मान कम हो। राजस्व प्राप्तियों का मान ज्यादा हो और राजस्व व्यय का मान कम हो तो उसे हम राजस्व घाटा की संज्ञा देते हैं। ये आपका फार्मूला हो जाता है। यानी रेवेन्यू डेफिसिट आरडी इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका फार्मूला बन जाता है। और ये फार्मूला के आधार पर आप राजस्व घाटा को कैलकुलेट करेंगे। और इसमें आर का मान ज्यादा होता है आर ई के मान से, ठीक है। अगर आर का मान आर ई के बराबर होगा तो राजस्व घाटा ना होकर के बैलेंस में आपका राजस्व रहेगा, ठीक है। और अगर आर का मान लेस है आर ई के मान से तो हम क्या कहेंगे कि एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ज्यादा है और रेवेन्यू इकोनॉमी में कम है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो हम इकोनॉमी में ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में आपका सरप्लस रेवेन्यू अकाउंट है, आपका राजस्व घाटा सरप्लस है। तो ये आपका सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा बैलेंस को, बैलेंस रेवेन्यू अकाउंट है। और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा डेफिसिट को रिप्रेजेंट करेगा। ये तीनों पॉइंट आप नोट रखिएगा, ठीक है। तो पहला आपका राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था में राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को अगर आप घटा दोगे तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आपका पॉइंट बन जाता है, ठीक है, आपके पास बजटीय घाटा को देख लो। बजटीय घाटा
बजटीय घाटा अभी मैंने बताया, कुल आपके पास कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, और कुल प्राप्तियों के अंतर्गत रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स को जोड़ा जाता है। माइनस टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू, आपके पास प्लांट एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर दोनों, यानी कैपिटल अकाउंट और आपका रेवेन्यू अकाउंट दोनों का इसमें जोड़ा जाता है। यानी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो प्लांट नॉन प्लांट हो सकता है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्लांट नॉन प्लांट हो सकता है। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। बजटीय घाटा का मतलब यहां पर होता है कि कुल प्राप्तियों का मान ज्यादा है, ठीक है, आपके पास टोटल, आपका पास रिसिप्ट्स का मान ज्यादा है और टोटल एक्सपेंडिचर का मान कम है, तो हम कहेंगे आपके पास बजट डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, अगर टोटल रेवेन्यू का मान टोटल एक्सपेंडिचर के मान के बराबर है तो आपका बैलेंस हम बजट की संज्ञा देंगे बैलेंस है, और अगर टोटल रेवेन्यू का मान कम, टोटल एक्सपेंडिचर का मान ज्यादा है तो हम लोग डेफिसिट कहेंगे। डेफिसिट आपका बजट का मान चल रहा है, बजट का मान आपका क्या होता है, बजट का मान आपका, एक मिनट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सॉरी, एक थोड़ा सा इसको रिकरेक्शन करिएगा। हाँ, अगर टोटल रेवेन्यू का मान, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर के मान से ज्यादा है, ठीक है, तो आपका सरप्लस बजट होगा। ठीक है, सरप्लस बजट होगा। फिर से आप रिवीजन यहाँ करिएगा। टोटल रेवेन्यू का मान टोटल एक्सपेंडिचर के मान से ज्यादा तो सरप्लस बजट होगा। टोटल रेवेन्यू का मान टोटल एक्सपेंडिचर के मान के बराबर है तो आपका बैलेंस बजट होगा। ठीक है, और आपके पास टोटल रेवेन्यू का मान टोटल एक्सपेंडिचर के मान से कम है तो डेफिसिट आपका बजट होगा। ये पॉइंट आपको नोट रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बजटीय घाटे के विषय में कॉन्सेप्ट आपको देखा। ठीक है, अब हम लोग आता है जो आपको लोग सबसे ज्यादा आपको डर लगता है, राजकोषीय घाटा ना। ठीक है, राजकोषीय घाटा पे हम लोग काम करते हैं। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा को आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर जाना चाहो कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट को आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट में जाना चाहो तो राजकोषीय घाटा वास्तव में सरकार के द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। पहला पॉइंट नोट रखिएगा, सरकार के द्वारा लिए गए ऋण के बराबर इसका मान होता है। जितना आप लोन लोगे उतना फिस्कल डेफिसिट का मान आ जाएगा। ठीक है, और जितना लोन लोगे और जितना लोन चुकाओगे, ठीक है, उसका अंतर इसके अंतर्गत निकाला जाता है। तो लोन अगर आप ज्यादा लेते हो, चुकाते कम हो, तो आप राजकोषीय घाटे में चलोगे। यदि जितना लोन लो उतना ही लोन इकोनॉमी में दे दो तो आपका क्या हो जाएगा, चुका दो तो हम कहेंगे बैलेंस में है, और आपके पास सरप्लस में हो जाए कि लोन लो कम, इकोनॉमी में चुका हो जाता है। तो जो फिस्कल डिफिसिट होता है वो आपका लिए गए सरकार के ऋण के बराबर होता है। इसका मान बड़ा कॉन्सेप्ट आप ये जान लीजिए कि जितना सरकार आपका इकोनॉमी से लोन लेती है वास्तव में वो फिस्कल डिफिसिट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इसका फार्मूला देखें तो कुल व्यय जो फिस्कल डिफिसिट के अंतर्गत आता है, कि कुल व्यय आपका एफडी फिस्कल डिफिसिट के अंतर्गत आता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस उधार तथा अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां। ठीक है, कुल प्राप्तियां आपके पास इसके अंतर्गत उधार तथा अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां। ठीक है, उधार तथा अन्य व्यक्तियों की अतिरिक्त कुल प्राप्तियां। ठीक है, और इसमें आपका क्या हो जाएगा
राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस आपका इसी को उधार तथा अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां, तो इसमें से आपका जो राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है उसमें से प्राप्तियों को आप माइनस कर दोगे तो ये इसका मान आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राजकोषीय घाटा है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे और देखूंगा चल करके। और तीसरा आपके पास जो आपका चौथा पॉइंट जो आता है, प्राथमिक घाटा आता है। प्राथमिक घाटा जो आता है, प्राइमरी डेफिसिट आता है। प्राथमिक घाटा का तात्पर्य होता है, प्राइमरी डेफिसिट घाटा का तात्पर्य होता है कि इकोनॉमी में राजकोषीय घाटा में से, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट में से आप ब्याज के भुगतान को माइनस कर दो। ब्याज के भुगतान को आप माइनस कर दो, आपको प्राथमिक घाटा पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपके पास घाटे का कॉन्सेप्ट आता है वो बेसिकली ये 4 प्रकार के घाटे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा पूछा जाता है एग्जाम में, किसके बराबर होता है, तो इकोनॉमी में आपका जो क्या होता है, राजकोषीय घाटे में से यदि ब्याज का भुगतान कर दिया जाए तो आपका प्राथमिक घाटा हमें निकल आएगा। तो इस प्रकार जो आपका प्राथमिक घाटा है, ये मैं इसको अगर मैं कहूं तो इसको मैं 5 स्टार क्वेश्चन की रेटिंग दूंगा। ये आपके एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा प्राथमिक घाटा का फार्मूला, ये नोट रखिएगा। 5 स्टार क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए इस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार राजकोषीय घाटा में से आपका प्राथमिक घाटा निकालने के लिए ये आपका ब्याज का भुगतान, इसको एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है कि यदि प्राथमिक घाटा और ब्याज के भुगतान को जोड़ दिया जाए, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज के भुगतान को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका फिस्कल डेफिसिट का एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। ठीक है, कि प्राथमिक जो आपका घाटा होता, प्राइमरी घाटा होता और ब्याज की मात्रा को अगर आप जोड़ देते हो तो जोड़ देने के बाद हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास राजकोषीय घाटा का कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। इसके अलावा एग्जाम में राजकोषीय घाटा से संबंधित कई प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आए और उनको हम लोग क्या करते हैं, उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि जो राजकोषीय घाटा आपका होगा वो सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिए गए ऋण के बराबर, ये पॉइंट आपको नोट है, तो आपको राजकोषीय घाटा को कैलकुलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आपका ये देखिएगा कि जो राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है, राजकोषीय घाटा, जो राजकोषीय घाटा होता है वो बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार तथा देताओं से क्या होता है, जैसे बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार देताओं से संबंध रखता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि बजट का घाटा जो होता और सरकारी जो बाजार उधार देता है, सरकार कितना बाजार में उधार देती है, इससे ये संबंध रखा जाता है। तो हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट होता है बेसिकली वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल आपके पास रिसिप्ट्स जो आप लोग नाम देते हो, और इसके अंतर्गत इंक्लूडिंग लोन्स एंड सेल्स ऑफ एसेट्स, जो आपके पास टोटल रेवेन्यू, ये तो आपका क्या हुआ, बजटीय घाटा हो गया। और इस बजटीय घाटा में हमने क्या कहा कि बजटीय घाटा में सरकारी बाजार उधार देताओं को आप अगर ऐड कर देते हो तो आपको क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट प्राप्त हो जाएगी। तो बजटीय घाटा के साथ आपका जो सरकारी उधार देताएं हैं, ठीक है, जो आप लोन देते हो उस लोन को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका फिस्कल डेफिसिट हम लोग कैलकुलेट
कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अभी एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट जो आता है, जो आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, वो आता है कि जो आपके कोर्स होते हैं, वो कोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उस पे हम लोग विचार करते हैं। तो कोर्स पे कॉन्सेप्ट पे करते हैं। तो पहला आपका जो कोर्स होता है वो आपका होता है भारत का संगठित कोष। ठीक है, जिसपे हम लोग मनी कलेक्ट करते हैं। भारत का संगठित कोष। भारत का संगठित कोष का तात्पर्य क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड कहलाता है। ठीक है, ये वो निधि है जिनमें भारत सरकार की निम्न प्राप्तियों को शामिल किया जाएगा। कौन कौन सी प्राप्तियों को शामिल किया जाएगा? पहला, ये पॉइंट सब नोट रखिएगा। पहला आपका है कर तथा अन्य साधनों से प्राप्त आय। आपकी कर से प्राप्त आय तथा अन्य साधनों से, आप नॉन कर की बात भी कर रहे हैं, अन्य साधनों से प्राप्त आय को कहां रखेंगे? संगठित कोष में रखेंगे, आपका कंसोलिडेटेड फंड में रखेंगे। बी पॉइंट आपका हो जाता है ऋण से प्राप्त धनराशि। ऋण से प्राप्त धनराशि आपकी कहां रखी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड में रखी जाती है। ठीक है, ये इसको में ट्रेजरी बिल या उधार लेकर के कुछ भी हो, तो जो ऋण से प्राप्त राशि होगी सब कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। सी आपका होता ऋण वापसी के रूप में अगर कुछ पैसा आपको मिलता है तो वो भी कहां जाएगा? ऋण और वापसी वाला पैसा भी इसी मत के अंतर्गत जाएगा। आपका डी पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास देखो, ये इतना आपके पास रेवेन्यू कलेक्ट हुई। ये रेवेन्यू कलेक्ट जो होती है ये प्लस में है, जो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, ऐड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मनी ऐड होती है, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। ये संगठित कोष में जाकर के ऐड हो जाती है। इसे हम लोग कर आय, आय तथा अन्य साधनों से प्राप्त आय, ऋण से प्राप्त राशियां तथा आपके पास ऋण वापसी, यानी आप देख सकते हो कि आपका रेवेन्यू अकाउंट तथा कैपिटल अकाउंट दोनों से प्राप्तियों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा, इस पर व्यय क्या क्या किया जाता है, इसके द्वारा खर्च कहां कहां किया जाता है, तो ये पॉइंट आप देखिएगा, यानी इसके अंतर्गत माइनस का क्या किया जाता है। पहला आप देखिएगा, जो आपका राष्ट्रपति का वेतन होता है इसी से निकलता है। राष्ट्रपति का वेतन इससे निकलेगा। भत्ता तथा उसके कार्यालय से संबंधित जो खर्च होते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष का जो आपका वेतन होता है वो इसी से निकाला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन यहीं से निकलता है। आपके पास संघीय न्यायालय है तो संघीय न्यायालय के जो आपका इसी से निकलेगा। और आपके पास भारत के प्रधान लेखा परीक्षक का वेतन भत्ता भी इसी से निकलता है। परीक्षक का वेतन भत्ता भी इसी से निकलेगा। इसके अलावा जन ऋण संबंधी मूलधन तथा ब्याज का भुगतान भी यहीं से किया जाता है। जो लोगों से हम लोग ऋण लेते हैं उसका जन ऋण जो आपका होता है उसका भुगतान भी हम इसी मद से करते हैं, जन ऋण का। ठीक है, फिर आपके पास आता है ऋण संबंधी अन्य व्यय भी इसी से किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अन्य चीजों को भी, जैसे न्यायालय के आदेश के अनुसार कोई अन्य देनदारियां भी होंगी तो इसी फंड के आधार पर किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका नोट रखिएगा कि भारत का जो संगठित कोष होता है इससे हमारे पास इनकम तथा एक्सपेंडिचर की कौन कौन सी मदें होती हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना। दूसरा आपका जो फंड होता है वो आपका होता है आकस्मिक कोष। आकस्मिक कोष, ठीक है, आकस्मिक कोष जिसको हम लोग कहते हैं कंटीजेंसी फंड कहते हैं। कंटीजेंसी फंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आकस्मिक कोष, जब सरकार के ऊपर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो इसमें से
क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। तो भारत की संविधान की धारा 267 के अंतर्गत इस अकाउंट को बनाया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत 1950 आपके पास जो आकस्मिक निधि अधिनियम है 1950, इसके अंतर्गत इसे ऑपरेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये निधि स्वतः एक पेशगी है, इम्प्रेस्ट की तरह होती है, जिसमें आकस्मिक व्यय बिना देरी के शीघ्र व्यय किया जाता है। इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है। इसमें बिना देरी के तुरंत व्यय करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसमें विशेषता क्या होती है कि ये आकस्मिक व्यय को करने के लिए क्या होता है, जो संसद में स्वीकृत मिलने के पूर्व ऐसे व्यय को किया जा सकता है। इसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अर्थात इसमें संसद की स्वीकृत की अनिवार्यता नहीं होती। जैसे अदर जो आपके इसके पहले पूर्व ये फंड था, इसमें संसद की अनिवार्यता होती है, स्वीकृत इसमें लेना पड़ता है, बट आकस्मिक निधि के अंतर्गत स्वीकृत नहीं लेना पड़ता है। तो इसमें स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, इसमें इस निधि में प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए डाला जाता है। 30 करोड़ रुपए इस निधि में हर साल डाला जाता है। ठीक है, ये अमाउंट याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड आपका हो जाता है, इस निधि का नियंत्रण राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्रालय के सचिव द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी, उसके साथ इसको ऐड किया जाता है, और ये लोग तुरंत आपका इमरजेंसी में, आनन फानन में इस पर कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब कोई देश में इमरजेंसी पड़ती है, तो इमरजेंसी में आपका कंटीजेंसी फंड को यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपका तीसरा जो फंड होता है, भारत का सार्वजनिक खाता। भारत का सार्वजनिक खाता, ठीक है, भारत का सार्वजनिक खाता, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट होता है। ठीक है, इस मद के अंतर्गत शेष सभी प्राप्तियां दर्शाई जाती, जो ऊपर के आपने देख लिया। ऊपर के अंतर्गत आपने देखा कि कंटीजेंसी में क्या होता है, इन इमरजेंसी में देश में जब कोई प्राकृतिक आपदा या अन्य आपदा आती है, तो इससे फंड को हम लोग खर्च करते हैं। और इसके बाद भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, उससे रेवेन्यू रिसिप्ट्स तथा आपका कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास देश में सबसे प्रमुख पदों पर विराजमान है, राष्ट्रपति, विधानसभा, न्यायालय, परीक्षक, ठीक है, जन ऋण का, ये इसके अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड से इनका भुगतान किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट रखिए। और इन दोनों के अलावा जो कुछ बचेगा, वो सबका सब सार्वजनिक खाता या पब्लिक अकाउंट के माध्यम से एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इस मद के अंतर्गत से सभी प्राप्तियों को दर्शाया जाता है, और जिन्हें अन्य निधियां नहीं शामिल की जाती हैं। इस खाते के अंतर्गत उन सभी धनराशियों को दर्शाया जाता है, जिसे सरकार स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि ट्रस्टी के रूप में अपने अधिकारों में रखती है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या होता है कि इस खाते में जो मदें होती है, जैसे राज्य की भविष्य निधि होती है, इनकम टैक्स डिपॉजिट्स इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के सारी मदों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। मूल्य ह्रास आरक्षण निधियां आपके पास होती है, भारत की प्रेषणाएं होती हैं, इसके अंतर्गत सारी चीजों को रखा जाता है। तो इसका सबसे बेसिक होता है कि जो उपर्युक्त दो खातों के अंतर्गत मदों में नहीं रखा जाता है, उसको तीसरे खाते के अंतर्गत इसके अंतर्गत व्यय किया जाता है, जो नॉर्मल इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो इकोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। तो सार्वजनिक खाते से ही हम लोग सारी इकोनॉमी के अदर एक्टिविटी को संपन्न करते हैं। तो ये आपके पास दो आकस्मिक कोष, जो इन इमरजेंसी में राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति देता है और इसके अंतर्गत खर्च किए जाते हैं। और भारत का संगठित कोष के अंतर्गत आपने देखा कि किन किन लोगों को आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इन दोनों मतों को आप माइनस करने के बाद जितना रेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो भारत के सार्वजनिक खाते से, पब्लिक अकाउंट से खर्च किए जाएंगे। ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बचता है। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो हमारे देश में
आपका बजट का कार्यकर्ता, बजट की जो आपके पास कार्यकर्ता है, इसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। वो 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट मैंने देखा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पहला आपका होता है प्राचीन कॉन्सेप्ट, ठीक है? प्राचीन कॉन्सेप्ट जो आपका होता है, प्राचीन लोग क्या कहते थे, प्राचीन इकोनॉमिस्ट हमारे क्या करते थे, वो बैलेंस बजट के बड़े हिमायती थे। ठीक है, आपका अप्रोच 2 प्रकार के सिद्धांत इसमें मिलते हैं। एक मिलता है आपका क्लासिकल अप्रोच या जिसको प्राचीन दृष्टिकोण आप कह सकते हो। प्राचीन दृष्टिकोण, प्राचीन दृष्टिकोण के अंतर्गत आपके ये हिमायती थे कि आपको बैलेंस बजट बनाना चाहिए, बैलेंस बजट बनाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है एमसीक्यूज में, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्लासिकल अप्रोच है वो कौन सा दृष्टिकोण रखते थे। तो क्लासिकल अप्रोच बैलेंस बजट पर अपना दृष्टिकोण आधारित रखता था और क्लासिकल अप्रोच ये कहता था कि हमको जो भी बजट बनाना होगा वो बैलेंस बजट बनाना चाहिए। ठीक है, यानी टोटल रिसिप्ट्स का मान टोटल एक्सपेंडिचर के मान के बराबर रखना चाहिए, तभी इकोनॉमी प्रॉपरली ग्रो करेगी। दूसरा हमारा आधुनिक आया, मॉडर्न अप्रोच आया, मॉडर्न अप्रोच आया और मॉडर्न अप्रोच क्लासिकल अप्रोच के जस्ट अपोजिट हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं, अगर इकोनॉमी में मंदी है, इकोनॉमी सुस्त चल रही है, इकोनॉमी की स्पीड डाउन है, इकोनॉमी में अभी संभावनाएं बाकी हैं, कई बार मैंने बोला इकोनॉमी में बेरोजगारी फैली है, इकोनॉमी में संभावनाएं बाकी हैं, अगर आपकी अर्थव्यवस्था में मंदी है तो यहां पर डेफिसिट बजट बनाना चाहिए आपको। कौन सा? घाटे का बजट बनाना चाहिए। तो इन्होंने डेफिसिट बजट का रिकमेंडेशन किया, अर्थात टोटल एक्सपेंडिचर का मान ज्यादा होना चाहिए टोटल रेवेन्यू के मान से। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में आपका किन्स भी शामिल है, ठीक है, किन्सियन इकोनॉमिस्ट भी आप शामिल है पूरे। ठीक है, तो मंदी अगर आपकी इकोनॉमी में दिखाई पड़ती है तो आपको तुरंत डेफिसिट का बजट बना देना चाहिए, घाटे का बजट बनाना चाहिए। ठीक है, वहीं आपका अगर आपकी इकोनॉमी में तेजी है, बहुत अधिक इन्फ्लेशन है, तो इकोनॉमी में आपको सरप्लस बजट बनाना चाहिए और इकोनॉमी में आपको घाटे का बजट ना होकर के, बैलेंस बजट ना होकर के सरप्लस बजट बनाना चाहिए, यानी टोटल रिसिप्ट जितना आपकी इनकम आएगी पूरी इकोनॉमी से, उससे कम मात्रा में आपको बजट खर्च करना होगा। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। ठीक है, तो इकोनॉमी में ये 2 अप्रोच बड़े पॉपुलर हुए। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच बैलेंस बजट का हिमायती था और वो कहते थे कि इकोनॉमी में हमको कभी भी बजट अदर नहीं बनाना चाहिए, केवल हमको बैलेंस बजट पर ही काम करना चाहिए। ठीक है, जबकि आपके पास मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, वो बैलेंस बजट को लेकर के उतना अधिक पॉजिटिव नहीं थे, बल्कि वो क्या करते थे, इकोनॉमिक सिचुएशन के अनुरूप बजट बनाने की बात करते थे। इकोनॉमिक सिचुएशन के अनुरूप का मतलब होता इकोनॉमी में जैसी कंडीशन है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहां पर लगता है कि डेफिसिट बजट बना के एग्रीगेट डिमांड का मान बढ़ाया जा सकता है एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये भारत में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का मान ज्यादा करना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई का मान कम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत विकास की संभावना है, जब तक हम ऑप्टिमम स्टेज पे ना पहुंच जाए तब तक हमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी में अगर लगातार तेजी बढ़ती जाए, इन्फ्लेशन का मान बढ़ता जाए, तो तुरंत बजट को सरप्लस बजट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये इनका कहना था, ये इनका उद्देश्य था। तो चलिए, आज हमने बजट के विषय में, अन्य फीचर के विषय में जानकारी प्राप्त किया और अन्य फीचर के विषय में जो आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया।